हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इस आंसर राइटिंग सेशन में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चंस आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है और साथ ही साथ मैंने प्रियम्बल को लिया है। प्रियम्बल से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्रियम्बल को आप डाल सकते हैं। प्रियम्बल ऐसा चीज़ होता है जो कि हर जगह अपने आप को क्या करता है, अपने आप को फिट कर लेता है। तो इसीलिए मैं प्रियम्बल का क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आज यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब कभी भी हम मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, जब मेन एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है और उसी क्वेश्चन पेपर को क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। जितनी गहराई से आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे उतना ही अच्छा से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, मेन एग्जामिनेशन में अपने मुख्य परीक्षा में आंसर लिख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट। जो प्रियम्बल होता है किसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल होता है, ये क्या करता है, ये हमको स्टेट्स करता है किस चीज़ के बारे में, द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू अचीव। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, किसी भी हालत में क्या करना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है। इसके बारे में हमको कहाँ पता चलता है, इसी को कुंजी भी कहा जाता है, किसको, प्रियम्बल को। और इसी प्रियम्बल के बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है अचीव एंड प्रमोट एंड आल्सो एड द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आपके प्रियम्बल से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को आपने एनालिसिस किया कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले प्रियम्बल से है। प्रियम्बल क्या कह रहा है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए कह रहा है। तो हर एक बात जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपको सारी बात आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिलता है। तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम अपने मुख्य परीक्षा मीन्स की मेन एग्जामिनेशन के लिए एक आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कि किस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। अगर आंसर लिखने की बात आती है तो इम्पॉर्टेंस फॉर, अगर हम प्रियम्बल को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कह रहा है प्रियम्बल जनरली सेट द आइडियाज एंड गोल्स विच द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड टू अचीव। जाहिर सी बात है ये इसको कुंजी भी कहा जाता है, किसको, जो संविधान का जो प्रियम्बल होता है, जो प्रस्तावना होता है, इसको संविधान की कुंजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसलिए जाना जाता है इसको संविधान की कुंजी के नाम से क्योंकि इसमें जो हमारे फादर थे, कौन फादर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फादर थे, उनके माइंड्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, शो किया जाता है। किस में शो किया जाता है, उनके गोल्स को, उनके आइडियाज़ को हम प्रियम्बल में क्या करते हैं, शो करते हैं। उनके प्रियम्बल, जिस प्रकार से प्रियम्बल बनाया गया है, प्रियम्बल को जिस तरह से लिखा गया है, सेम एज यूजुअल कॉन्स्टिट्यूशन में हमको वही सारी चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे पास कोई भी बुक आता है तो बुक के हम प्रीफेस को अगर पढ़ लेते हैं तो लगता है कि हाँ क्या क्या बातें इस किताब के अंतर्गत लिखी होंगी। एज यूजुअल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि प्रियम्बल में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बाइफरकेट करके एक एक सेक्शन में, एक एक आर्टिकल में, एक एक सब आर्टिकल में, मीन्स कि उसको क्या किया गया है, उसको बाइफरकेट करके लिखा गया है। कह रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। ये किसके द्वारा लाया गया था साथियों, तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया गया था। और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या बना दिया गया था, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टेटस एंड इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंस्टेंट एंड पॉलिसी। प्रियम्बल ऐसा चीज़ होता है जिसको हमको देख करके क्या, हमको देख करके समझ में आ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव का, जो लेजिस्लेचर का जो इंटेंट है वो किस प्रकार का इंटेंट है। जब हम प्रियम्बल देख लेते हैं तो हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपने आंसर को फ्रेम करते हुए चलना है, एक एक बातों को आपको इनकॉर्पोरेटेड करते हुए चलना है अपने आंसर में। आगे देखिए, इट कंटेन्स द आइडिया ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू अचीव। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है, इसको अचीव करना चाहता है। अब किस किस चीज़ों को अचीव करना चाहता है, इट डज नॉट ग्रांट एनी पावर
कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी को पावर नहीं देता है, डज नॉट ग्रांट एनी पावर, बट इट गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या दिया रहता है, उसमें एक डायरेक्शंस दिया रहता है और उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग्स में हम क्या करते हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून हम लोग बनाते रहते हैं। उसमें पावर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, नहीं। उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, वहाँ पे डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने के लिए मिलेगा कि जब सरकार कोई भी काम करेगा तो क्या करेगा, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखेगा। अगर सरकार कोई भी लॉ बना रही है तो किसको देख करके ध्यान में रखेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, किसी भी प्रकार से वॉयलेट और कर्टेल नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग्स में ही क्या करेगा, वो लॉ को बनाएगा। तो ये क्या देता है, एक प्रकार का दिशा निर्देश आपको देता है, एक प्रकार का डायरेक्शंस देता है। देखिए आगे कह रहा है द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल हमारा है वो स्टार्ट किससे होता है, इसी वर्ड से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट द सॉवरेनिटी। यहाँ पे क्या करता है, सॉवरेनिटी को हमको क्या करता है, इंडिकेट करता है। लाइज इन द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इनिमेट्स फ्रॉम देम। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द विल ऑफ द पीपल। जो अल्टीमेट सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या होता है, वो विल ऑफ द पीपल होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसको समर्पित किया गया था, लोगों को समर्पित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया था और अधिनियमित किया गया था। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब हम इन सभी चीज़ों को दोस्तों ऑब्जर्व कर लेते हैं तो अब आगे हमको केस लॉ दिखता है, क्योंकि केस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस लॉ हैं, एक एक केस हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास वेरी फर्स्ट केस आ रहा है, इनरी बेरूबरी यूनियन केस का जो मामला है, बेरूबरी यूनियन का जो मामला आया था, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनरी बेरूबरी यूनियन का मामला आया था, इन रे का मतलब होता है साथियों इन रेफरेंस ऑफ बेरूबरी यूनियन। इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कॉग्निजेंस में लिया था, इन रेफरेंस में उसने लिया था, रेफरेंशियल केस लॉ था, इसलिए यहाँ पे इन रे बेरूबरी यूनियन लिखा जा रहा है। इसके आगे ना कोई स्टेट है, ना इसके पीछे कोई स्टेट या फिर क्या कहते हैं सेंटर इसके पीछे नहीं जुड़ा होता है। तो जब हमारे पास बेरूबरी यूनियन का मामला आया था तो बेरूबरी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया था कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक नेक्स्ट जजमेंट आया था जो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था। कब आया था साथियों, तो 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था। और ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केस लॉ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो केस लॉ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कौन सा केस लॉ, इन केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले को। अब देखिए इस केस लॉ के अंतर्गत क्या किया गया था, इन केशवानंदा भारती स्टेट ऑफ केरला के मामले में कह रहा है, इसमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में कह दिया गया था, अभी आप लोगों ने देखा इन रे बेरूबरी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही कहा था कि जो प्रियम्बल है इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट in the case of Keshwananda Bharati versus State of Kerala 1973, Supreme Court held that the preamble is the part of the Constitution of India। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये पार्ट मान लिया गया। केशवानंदा भारती का केस जैसे ही आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके देखा कि नहीं ये तो क्या है, ये तो पार्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया डिसीजन दिया कि नहीं ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। द कोर्ट हेल्ड दैट द preamble of the constitution is the extreme importance and the constitution should be read the interpreted in the light of the preamble। और यहाँ पे ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि ये एक उसका सिर्फ और सिर्फ पार्ट ही नहीं है, इसके लाइट में जो भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो भी हम इसमें निर्वचन करते हैं, जो भी इसमें हम चेंजेस करेंगे, किसके अकॉर्डेंस में करेंगे, इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है प्रियम्बल क्या है, हमारा कुंजी है, संविधान का जो कुंजी है उसको क्या बताया गया, प्रियम्बल जो है वो संविधान का कुंजी माना गया है। साथ ही साथ जो प्रियम्बल है ये जो हमारे फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फादर्स हैं, इनके क्या कर रहा है, इनके
आइडियाज़ को, इनके गोल्स को, इनके इंटरप्रिटेशंस को क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। तो इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलग रखा जा सकता है, इसको कैसे अलग किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल इसको अलग नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इनरी बेरूबरी यूनियन में हम इसको अलग कर दिए थे, लेकिन इसको अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। और ये बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब हम केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मैटर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हमको बेसिक स्ट्रक्चर्स का प्रिंसिपल हमको दिया गया था, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा रूल दे दिया, कहा कि पार्लियामेंट आपके पास हर एक पावर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से आप बेसिक स्ट्रक्चर का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि सर बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर मैं बाय द टाइमिंग आपको बताता रहूँगा, जब जब आप उसमें बदलाव करेंगे तब तब हमें लगेगा कि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ किया है, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपने ताक पर रख दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको नल एंड वाइड भी घोषित कर देंगे। और यही हमारे पास पावर है अगर हम सुप्रीमेसी को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। कौन? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहा है। नेक्स्ट केस को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आ रहा है इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का ये मामला आ गया। अब देखिए जितने भी मामले मैं आपको यहाँ पे डील करा रहा हूँ, जैसे इनरी बेरूबरी यूनियन का मामला मैंने डील कराया, केशवानंदा भारती का मैंने मामला डील कराया, तो ये सभी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, और इन सभी जजमेंट को आपको क्या करना होगा, आपको अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जजमेंट आ रहा है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द सम एंड सबस्टांसेस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी बताया गया कि ये सम है और सबस्टांसेस है किसका, पिथ एंड सबस्टांसेस है, सम एंड सबस्टांसेस है किसका, प्रियम्बल। प्रियम्बल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये सज्जन सिंह के मामले में हमको देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट केस लॉ आता है, और ये भी केस लॉ इंपॉर्टेंट है। इन सभी केस लॉ आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लॉ के एग्जामिनेशन में, अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आपने लिखा होगा, इसको कोट किया होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ रहा है वो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 1994 का ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिया गया जजमेंट है। कर सुप्रीम कोर्ट रिटरेटेड द व्यू held in केशवानंदा भारती केस एंड held the preamble is the integral part of the constitution। और जो केशवानंदा भारती में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड किया गया था, उसको भी क्या किया गया, रिटरेटेड कर दिया गया। और रिटरेटेड करके क्या कर दिया गया, जैसे ही हमारे पास SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, इसमें कह दिया कि ये इंटीग्रल पार्ट है। क्या? जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये आंतरिक हिस्सा है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये सामान्य चीज़ नहीं है कि आप उसको अलग कर सकते हैं, उसको आप अलग करके आप रीड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अलग समझेंगे, प्रियम्बल को अलग समझेंगे, ये बात आप नहीं कर सकते हैं। और ये क्या बना दिया गया, इसको एक अभिन्न अंग बना दिया गया, अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। किसको? प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। तो साथियों, जो आपका क्वेश्चन आया उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में मैंने यहाँ पे आपको आंसर फ्रेम कराया। आंसर के साथ साथ जो रेलेवेंट केस लॉ थे, सभी रेलिवेंट केस लॉ को भी मैंने आपके सामने एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करने का भरपूर प्रयास किया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कमेंट आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर उसमें और भी कोई चीज़ अगर इनकॉर्पोरेटेड करने लायक रहेगा, कोई चीज़ और जोड़ने लायक रहेगा, तो मैं उसमें डेफिनेटली जोड़ूंगा। और अगर लगता है कि और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, तो आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अब देखिए, ये ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म आते हैं कि इन शॉर्ट टर्म को भी क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की हम बात करते हैं। अब ये क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अब ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को, तो इसको देखिए, कहता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 13 पढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट 3 स्टार्ट होता है साथियों, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में स्टार्ट होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 3 है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको FR फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है अगर देखते हैं तो सबसे पहले कह रहा है आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 1 एंड 2 में प्रोवाइडेड दैट द लॉ इज वॉइड, उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, सेवरल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ओनली टू द एक्सटेंस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी, अगर वो किसी भी कानून से क्या होगा, असंगत होगा,
अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, अगर वो लॉ क्या कर रहा है, हमारे एफआर को, हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं से भी क्या कर रहा है, असंगत कर रहा है, इनकॉन्सिस्टेंट विथ डेरोगेट विथ, अगर फंडामेंटल राइट से हमारे कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सेवरेबिलिटी कर दिया जाएगा, उसको वाइड शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और कॉन्ट्रावेंशन विथ फंडामेंटल राइट, या तो इनकॉन्सिस्टेंट होना चाहिए या किसी भी तरह से वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रावेंशंस कर रहा है किसका, हमारे फंडामेंटल राइट का, जो पार्ट 3 में हमको प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर किसी भी प्रकार से कर्टेल कर रहा है, किसी भी प्रकार से वायलेट कर रहा है, किसी भी प्रकार से वो इनकॉन्सिस्टेंट है, या किसी भी प्रकार से वो कॉन्ट्रावेंशंस पैदा कर रहा है हमारे एफआर को, फंडामेंटल राइट को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको वाइड कर सकते हैं। आगे देखिए, इट मीन्स दैट द होल लॉ इज नॉट वॉइड, इसमें पूरे लॉ को नहीं वॉइड किया जा सकता है, कुछ हिस्सा, जो हिस्सा वो क्या कर रहा है, अगर इनकॉन्सिस्टेंट कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशंस कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम उसको वायलेट कर देंगे। और अंडर आर्टिकल 13 बट ओनली द पोर्शन ऑफ लॉ इज वाइड, सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को क्या किया जा सकता है, वाइड शून्य घोषित किया जा सकता है। विच कॉन्ट्रावेंशंस फंडामेंटल राइट, रेस्ट ऑफ द लॉ में बी कंटिन्यू टू स्टैंड, बाकी सभी लॉ को हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। जो हिस्सा हमको परेशान कर रहा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को परेशान कर रहा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, हम उस हिस्सा को क्या करेंगे, उस हिस्सा को हम असंगत कर देंगे, उस हिस्सा को हम शून्य घोषित कर देंगे। एंड रिमेन ऑपरेटिव, और बाकी जो लॉ रहेगा वो ऑपरेशन में रहेगा, एज यूजुअल काम करता रहेगा। आगे देखिए, द नीड ऑफ दिस डॉक्ट्रिन अराइजेज व्हेन देयर इज एन इशू ऑफ इनवैलिडिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पार्ट ऑफ अ स्टेट्यूस। आगे दे रहा है, द फ्रेज to the extent of inconsistency and to the extent of contraventions clearly indicated that the intentions of the framer of the constitutions, वो क्या दिखा रहा है, अगर इनकॉन्सिस्टेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है तो जो हमारे फ्रेमर्स हैं, फ्रेमर्स कौन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने निर्माण किया था, उनके फ्रेमर्स को, उनके माइंड को, उनके इंटेंट को यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर कोई भी चीज़ असंगत रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम शुरुआत से ही शून्य घोषित कर देंगे, या तो फिर उसको हम अल्ट्रा वायरस घोषित कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास एक केस लॉ भी आता है, और इस केस लॉ को भी आप देखें, कह रहा है इन कीहोतो होलोहान वर्सेस जचिल्लू का मामला है। कौन सा मामला है साथियों, इस केस को मैं फिर रीड आउट कर रहा हूँ, कीहोतो होलोहान वर्सेस जचिल्लू इस केस का नाम है, जो कि 1993 का ये मामला है। इस केस लॉ में क्या कहा गया था साथियों, इन दिस केस लॉ इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सेक्शन 10 ऑफ द 10th शेड्यूल, जो हमारे पास 10वीं अनुसूची है, जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, दल बदल कानून हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, 10th शेड्यूल पारा 7 रिमेन्स वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, पारा 7 बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये क्या कर रहा था, बार लगा रहा था जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इस पार्ट को क्या कर दिया गया था, इस पार्ट को ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इज सेवरल फ्रॉम द मेन प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, सो दैट पार्ट इज द लॉ इज द वैलिड, और अदर जो पार्ट थे, अदर पार्ट्स को वैलिड रखा गया, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट से असंगत था उसको हम लोग क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो ये आपके पास इस प्रकार से अगर 5 नंबर में या 7 नंबर में लिखने के लिए आता है तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक आपको दे देगा। अब आप देखिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है, जिसको ग्रहण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इसको देखिए क्या कह रहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट द लॉ विच कॉन्ट्रावेंसेस फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। ये क्या होता है, ये वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, ये शुरुआत से ही शून्य नहीं होता है। इफ़ देयर इज एन एग्जिस्टिंग लॉ, अगर किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है विच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, जो क्या कर रहा है, जो असंगत होता है, किससे असंगत होता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट से अगर किसी भी प्रकार से अगर वो लॉ असंगत होता है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मीन्स की आ जाता है सामने। इन दिस सिचुएशन एग्जिस्टिंग लॉ रिमेन्स इक्लिप्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे इक्लिप्स लगा देते हैं, वहाँ पे हम ग्रहण का सिद्धांत लगा देते हैं। एंड डोरमेंट टू द एक्सटेंट टू कम अंडर द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट इज़ डोरमेंट एंड इक्लिप्स बट नॉट डेड, उस लॉ को क्या किया जाता है,
रखा जाता है, डेड नहीं किया जाता है, मीन्स कि उसको टोटली समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब उसकी ज़रूरत, जब लगता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, या अभी इस पर ग्रहण लगाने की आवश्यकता है, तो हमारा इक्लिप्स ऑफ लॉ वहाँ पे वर्क करता है। जैसे ही लगता है कि नहीं अब इक्लिप्स ऑफ लॉ को क्या किया जाना चाहिए, अब इस प्रोविज़न से हटा देना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको क्या किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। आगे देखिए कर रहा है, एज सून एज द इक्लिप्स इज रिमूव द लॉ बिगिन ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिमूवल। जिस डेट से वहाँ पे इक्लिप्स जो था लगाया गया था, इक्लिप्स को अगर हटा दिया जाता है, जो ग्रहण है, ग्रहण के सिद्धांत को हटा दिया जाता है, और उसके बाद से वो लॉ क्या हो जाता है, हमारा लॉ फिर से चालू हो जाता है। हमारे पास एक और रेलिवेंट केस लॉ आता है, और लैंडमार्क जजमेंट के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का एक जजमेंट आया था। इस जजमेंट में क्या कहा गया था, फॉर्मुलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें फॉर्मुलेशन किया गया था किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। आगे कह रहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट अंडर दिस डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, द लॉ इज ओवरशैडो बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेंड डोरमेंट, फंडामेंटल राइट्स के। Subsequently, in the state of Gujarat versus Ambika Mills 1974, the court modified its view expressed in the Deep Chandra cases, Mahendra Lal Jain cases, and Sagir Ahmad cases. The court held that the post-constitutional law which are inconsistent with the fundamental right are not void ab initio for all purpose। किसी भी पर्पस से उसको क्या किया जा सकता है, void ab initio नहीं किया जा सकता है, are not void ab initio for all purpose। तो मैंने जितने भी केस लॉ का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, सभी केस लॉ को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बाय द टाइमिंग। अगर आपको लगता है कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप लॉ विथ रोनित टेलीग्राम पे जा करके सर्च कर लेंगे, वहाँ पे इसका आपको एज यूजुअल PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ रहा है। जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ रहा है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर्स की बात करता है। वेवियर का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देने के बारे में बात कर रहा है। अब इस डॉक्ट्रिन को देखिए, दिस डॉक्ट्रिन वॉज फार्मुलेटेड बाय द अमेरिकन जूरिस्ट इज राइजेज ए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक राइज कर रहा है क्वेश्चन को, दैट कैन अ सिटीजन वेव हिज फंडामेंटल राइट। क्या एक सिटीजन्स, एक नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है, छोड़ सकता है? जी बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। कोई सिटीजन अपना फंडामेंटल राइट कैसे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। द आंसर इट इज़ नो, इट इज़ नो नहीं, बिग नो। बिग नो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, आप वेव कर ही नहीं सकते हैं। ए पर्सन कांट वेव द अबैंडेंड, इसको ना छोड़ा जा सकता है ना इसको त्यागा जा सकता है। द फंडामेंटल राइट, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर इज नॉट एप्लीकेबल इन पार्ट थर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर जो होता है ये पार्ट थर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है किसी पर्सन के बिहाफ पे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इन बसवेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर केस, ये केस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसमें फंडामेंटल राइट को वेव करने की बात आई थी वो इसी केस में आया था। और केस का क्या नाम है, बसवेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर केस का मामला था। इस केस को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे। कह रहा है, केस लॉ हेल्ड दैट दिस राइट हैव नॉट ओनली बीन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ इंश्राइंड में है कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉर द पर्सन इंटरेस्टेड फॉर आल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। और ये किसके लिए होता है, ये इंटायर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। आगे देखिए, कह रहा है, जस्टिस सुब्बा राव ऑब्जर्व दैट द फंडामेंटल राइट वेयर इन द नेचर conceived and enacted in nation and public interest and therefore can't be waived। और इसको क्या किया जा सकता है, इसको वेव नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा चीज़ होता है फंडामेंटल राइट जिसको किसी भी नागरिक के द्वारा वेव त्यागा नहीं जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ रहा है वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आ रहा है, और जितने भी चीज़ें आ रहे हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड आ रहे हैं। जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर टू कोर्ट अंडर विच दे चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये क्या कर सकता है, उसके संवैधानिकता की जांच कर सकता है। कौन जांच कर सकता है, तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही प्रोवाइड किया गया है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उस कानून का क्या करेगा, उस कानून की जाँच करेगा, परीक्षण करेगा। एंड ऑफ द एक्ट पासिस बाय द लेजिस्लेचर, जो भी एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आगे कर रहा है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली नेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 13। आगे कर रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट प्रोगोलेटेड बाय द US सुप्रीम कोर्ट इन मारवरी वर्सेस मेडिसन केस। ये एक जो
फॉरेन का केस आया था, मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन का केस आया था, उसी में जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम जब बात करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे आता है इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का एक मामला आता है। और इस मामले में द सुप्रीम कोर्ट रिट्रेडिएटेड दैट द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू गिव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पावर किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है एज वेल एज हाई कोर्ट को भी दिया गया है। अंडर आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट देखेगा और अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट ऑब्जर्व करेगा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात भी कही गई थी। एंड इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाई सेचुरेटरी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। और इसको क्या किया जा सकता है? 300 आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट नहीं कहेगी कि नहीं, आपको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि इसको आप टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 368। नहीं तो पार्लियामेंट के पास पावर होगा, वो कहेगा कि हम आर्टिकल नंबर 368 लगा दे रहे हैं, और 368 जैसे ही वो लगाएगा जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, कहेगा कि हम इसको टर्मिनेट करके रख रहे हैं। तो भाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि भाई आप 368 इस पर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और एल चंद्र कुमार का केस भी आपको देख करके पता चल गया है, और मेडिसन का केस भी आपको पता है कि वो फॉरेन का जजमेंट था। तो साथियों, ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, और जो आपके आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड, यहाँ से फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस प्रोविजंस को मैंने यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने का आपके साथ काम किया। एक एक केस लॉ को यहाँ पे मैं आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। साथियों, अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो और भी मैं इस पे आंसर राइटिंग आपके लिए करके लेकर के आऊँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, सीपीसी से, सीआरपीसी से, इंडियन एविडेंस एक्ट से। साथ ही साथ जो भी आपका प्रेजेंट डे का पेपर होता है, प्रेजेंट डे के पेपर को भी मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। और उसी के अकॉर्डिंग्स में मैंने जूरिस्प्रूडेंस आप लोगों के लिए करा भी दिया है एक सेशन। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो आप जा करके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एज यूजुअल PDF भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो में और एक नए ऊर्जा के साथ नए अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।